Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders. Your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. वेलकम टू आवर चैनल रिद्धि एकेडमी। आप लोग का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं BPSC 107 के बारे में। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट किया कीजिए। कमेंट तो ज़रूर से किया कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है और आपको कौन सी वीडियो चाहिए। अब जितना हो सके उतना अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और सबको शेयर कर दीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोस्पेक्टिव्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिक्षेप एवं विश्व का इतिहास। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे भूमिका। भूमिका में है अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीतिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो विभिन्न देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा अन्य वैश्विक संस्थानों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सामरिक संबंधों का अध्ययन करता है। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में इसका महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति। अब इसकी प्रकृति कैसी है इसके बारे में देखना है। गतिशील विषय। अंतर्राष्ट्रीय संबंध समय एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। विश्व राजनीति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। बहुआयामी स्वरूप। इसमें राजनीतिक, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, कानून और कूटनीति का समावेश होता है। राष्ट्रहित पर आधारित। प्रत्येक देश अपनी विदेशी नीति राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर बनाता है। सहयोग एवं संघर्ष। देश के बीच सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष तीनों प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। वैश्विक समस्याओं से संबंध। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी, मानवाधिकार और परमाणु हथियार जैसे वैश्विक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, IMF तथा WHO जैसे संगठन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र। विदेश नीति का अध्ययन। विभिन्न देशों की विदेश नीतियों एवं उनके उद्देश्यों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन। फ्रेंड्स, आप लोग को बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में देखेंगे संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की संरचना, कार्य, भूमिका का अध्ययन। युद्ध एवं शांति। युद्ध के कारण शांति स्थापना तथा सुरक्षा संबंधी विषयों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय कानून। राष्ट्र के बीच लागू नियमों एवं संधियों का अध्ययन। वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश, वैश्वीकरण एवं आर्थिक सहयोग का अध्ययन। क्षेत्रीय संगठन। यूरोपीय संघ, EU, आसियान, सार्क, अफ्रीकी संघ आदि का अध्ययन। समकालीन वैश्विक चुनौतियाँ। इसमें है पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, प्रवासन तथा मानव अधिकार जैसे विषय। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व। विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में सहायता करता है। देश के बीच सहयोग और मैत्री संबंधों को बढ़ाता है। आर्थिक विकास और व्यापार को प्रोत्साहित करता है। वैश्विक समस्याओं के समाधान में सहयोग करता है। कूटनीति एवं विदेशी नीति को प्रभावी बनाता है। निष्कर्ष। अब इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं। निष्कर्ष निकलता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध आधुनिक विश्व व्यवस्था की आधारशिला है। यह विषय राष्ट्रों के बीच सहयोग, शांति, सुरक्षा एवं विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ वैश्विक चुनौतियों के समाधान का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इसलिए वर्तमान समय में इसका अध्ययन अत्यंत आवश्यक और प्रासंगिक है।
अब देखेंगे प्रश्न संख्या 2। दूसरा में है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में राजनीतिक आर्थिक विकास का विश्लेषण कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में राजनीतिक और आर्थिक विकास का विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले इसकी देखेंगे भूमिका। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। फ्रेंड्स, आप लोग को बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध कहाँ हुआ था शुरू। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। यह केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि यूरोप की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, समाजवाद तथा राष्ट्रवाद का परिणाम था। इस युद्ध ने विदेशी राजनीति, अर्थव्यवस्था में दोनों में गहराई से प्रभावित किया। प्रथम विश्व युद्ध की राजनीतिक पृष्ठभूमि। उग्र राष्ट्रवाद। यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद की भावना तीव्र हो गई। प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना चाहता था। साम्राज्यवाद। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और उपनिवेशों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। उपनिवेशों को लेकर देश के बीच तनाव बढ़ा। सैन्यवाद। यूरोप देशों ने अपनी सेनाओं और हथियारों को तेजी से विस्तार किया। युद्ध की संभावना लगातार बढ़ती गई। गुटबंदी। यूरोप दो प्रमुख सैन्य गुटों में विभाजित हो गया, त्रिसंधि और त्रिमैत्री। तत्कालिक कारण क्या थे? ऑस्ट्रिया के युवराज आर्क्ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की 1914 में हत्या के बाद युद्ध प्रारंभ हो गया। आर्थिक पृष्ठभूमि। औद्योगिक प्रतिस्पर्धा। जर्मनी का औद्योगिक विकास तेजी से हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस को आर्थिक चुनौती मिली। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष बढ़ा। कच्चे माल की आवश्यकता। उद्योगों के लिए उपनिवेशों को कच्चे माल प्राप्त करने की होड़ लगी। पूंजीवाद का विस्तार। आर्थिक हितों की रक्षा के लिए साम्राज्यवादी नीतियों को बढ़ावा मिला। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए? राजनीतिक प्रभाव। अनेक साम्राज्यों का पतन हुआ मतलब नीचे गिरते गए, नष्ट होते गए। नए राष्ट्रों का उदय हुआ। आर्थिक प्रभाव क्या हुए? यूरोप की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक संकट बढ़ा। निष्कर्ष हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और आर्थिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। इस युद्ध ने विश्व व्यवस्था को बदल दिया तथा आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई दिशा निर्धारित की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, फांसीवाद एवं नाजीवाद के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट किया कीजिए। फांसीवाद एवं नाजीवाद के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। भूमिका में देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली और जर्मनी में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और जनता में असंतोष के कारण क्रमशः फांसीवाद और नाजीवाद का उदय हुआ। इन विचारधाराओं ने अधीनवादी शासनों को बढ़ावा दिया। फांसीवाद एवं नाजीवाद के उदय के कारण। प्रथम विश्व युद्ध के दुष्परिणाम। युद्ध के बाद व्यापक आर्थिक और राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ। जनता में असंतोष बढ़ गया। आर्थिक मंदी। 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी। जनता में मजबूत नेतृत्व की मांग। वार्साई की संधि में जर्मनी पर कठोर शर्त लगाई गई। इससे जर्मनी जनता में अपमान और असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। लोकतांत्रिक सरकारों की कमजोरी। सरकारें आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी। जनता का लोकतंत्र से विश्वास कम हुआ। राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। राष्ट्रीय गौरव की पुनर्स्थापना का वादा किया गया। करिश्माई नेतृत्व ने इटली में फांसीवाद को बढ़ावा दिया, ने जर्मनी में नाजीवाद का नेतृत्व किया। प्रभाव। अब इसके प्रभाव क्या थे? लोकतंत्र का पतन हुआ, तानाशाही शासन स्थापित हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रशस्त हुआ। निष्कर्ष।
फाशीवाद और नाजीवाद आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और उग्र राष्ट्रवाद की उपज थे। इन विचारधाराओं ने विश्व इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों तथा उसके प्रमुख अंगों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। भूमिका में देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई। वर्तमान में यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंधों को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करना, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करना, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना, सतत विकास तथा मानवीय सहायता को प्रोत्साहन करना। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग एवं उनकी भूमिका। महासभा, सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व, महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा। सुरक्षा परिषद, विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, संघर्षों पर आवश्यक कार्रवाई करना। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, देशों के बीच कानूनी विवादों का समाधान करना। सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र के प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना। न्याय परिषद, न्याय क्षेत्रों की देखरेख करना। महत्व, विश्व शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण भूमिका है। मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता एवं विकास कार्यक्रमों का संचालन करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। निष्कर्ष, संयुक्त राष्ट्र विश्व शांति, सुरक्षा और विकास का प्रमुख वैश्विक मंच है। यद्यपि इसे अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बनाए रखने में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। आप लोग बताइए कि शीत युद्ध कहाँ प्रारंभ हुआ था। भूमिका, शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के बीच औपचारिक राजनीतिक और सामरिक प्रतिस्पर्धाओं का काल था। इसके प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, बल्कि तनाव, गुटबंदी और शक्ति संघर्ष प्रमुख रहे। शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताएं, वैचारिक संघर्ष, पूंजीवादी और साम्यवादी के बीच प्रतिस्पर्धा, गुटबंदी, नाटो और वर्सेल पैक्ट जैसे सैन्य गुटों का गठन, हथियार की होड़, परमाणु एवं आधुनिक हथियारों की तीव्र विकास। प्रत्यक्ष युद्ध का प्रभाव, दोनों महाशक्तियों के बीच सीधा युद्ध नहीं हुआ, परोक्ष युद्ध लड़े गए। प्रचार युद्ध, दोनों पक्षों ने अपने विचारों का वैश्विक प्रचार किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी में प्रतिस्पर्धा बढ़ी। प्रभाव, विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया, अनेक क्षेत्रीय संघर्ष उत्पन्न हुए, परमाणु युद्ध का खतरा बना, विज्ञान एवं तकनीकी की तीव्र विकास हुआ। निष्कर्ष यह निकला कि शीत युद्ध ने लगभग 4 दशकों तक विश्व राजनीति को प्रभावित किया। इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक शक्ति संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में है, युद्ध सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के प्रति नारीवाद दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। युद्ध सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के प्रति नारीवाद दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले देखेंगे इसकी भूमिका। नारीवाद दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक आधुनिक सिद्धांत है। यह मानना है कि युद्ध सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को केवल राज्य और सैन्य शक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्ग पर पड़ने वाले प्रभावों के आधार पर भी समझा जाना चाहिए। युद्ध के प्रति नारीवाद दृष्टिकोण। युद्ध का महिलाओं पर प्रभाव। युद्ध में महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। विस्थापन, हिंसा और शोषण की घटनाएं बढ़ती है। शांति का समर्थन। नारीवादी विचारधारा युद्ध के बजाय संवाद और शांति पर बल देती है। निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी। शांति वार्ताओं एवं नीति निर्माण के
महिलाओं की भागीदारी आवश्यक मानी जाती है। सुरक्षा के प्रति नारीवादी दृष्टिकोण। मानव सुरक्षा पर बल केवल सीमा सुरक्षा नहीं बल्कि भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन को भी सुरक्षा का हिस्सा माना जाता है। लैंगिक समानता महिलाओं के अधिकारों और समान अवसरों पर विशेष बल दिया जाता है। घरेलू हिंसा एवं लैंगिक अपराध इन्हें भी सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। अर्थव्यवस्था के प्रति नारीवादी दृष्टिकोण। समान आर्थिक अवसर महिलाओं को समान वेतन और रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। अवैतनिक श्रम की मान्यता घरेलू कार्य देखभाल के कार्यों को भी आर्थिक योगदान माना जाता है। आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाता है। महत्व मानव केंद्रित सुरक्षा की अवधारणा को बढ़ावा मिला, लैंगिक समानता को प्रोत्साहन मिला, अंतर्राष्ट्रीय नीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, समावेशी विकास की अवधारणा मजबूत हुई। निष्कर्ष क्या निकले? नारीवादी दृष्टिकोण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में युद्ध, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को देखने का नया दृष्टिकोण प्रदान किया। यह समानता, मानव सुरक्षा और न्यायपूर्ण विकास पर आधारित विश्व व्यवस्था का समर्थन करता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। सिस्टम थ्योरी पर लघु टिप्पणी लिखिए। सिस्टम थ्योरी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार विश्व राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी राष्ट्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक देश की गतिविधियां अन्य देशों को भी प्रभावित करती है। प्रमुख बिंदु है विश्व एक व्यवस्था है। सभी राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का हिस्सा है। पारस्परिक निर्भरता देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध होते हैं। शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति संतुलन बनाए रखना आवश्यक माना जाता है। परिवर्तनशील व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली समय के साथ बदलती रहती है। निष्कर्ष यह निकला कि सिस्टम्स थ्योरी विश्व राजनीति को एक समग्र व्यवस्था के रूप में समझने में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 8। यूरो केंद्रवाद पर लघु टिप्पणी लिखिए। इसमें देखेंगे भूमिका। यूरो केंद्रवाद वह विचारधारा है जिसमें यूरोप के इतिहास, संस्कृति, मूल्यों को विश्व का केंद्र मानकर अन्य समस्याओं का मूल्यांकन किया जाता है। प्रमुख बिंदु में यूरोप का श्रेष्ठ मानना, यूरोपीय सभ्यता को सबसे उन्नत माना गया, उपनिवेशवाद का समर्थन, यूरो केंद्रवाद ने औपनिवेशिक शासन को वैचारिक आधार प्रदान किया, अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के इतिहास को कम महत्व दिया गया। इसकी आलोचना में क्या है? आधुनिक विद्वान इसे पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण मानते हैं। निष्कर्ष यूरो केंद्रवाद की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि यह विश्व के विविध समस्याओं, सभ्यताओं और संस्कृतियों को समान महत्व नहीं देता है। क्वेश्चन 9। सभ्यताओं के संघर्ष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। भूमिका सभ्यताओं का संघर्ष का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। इसके अनुसार शीत युद्ध के बाद विश्व युद्ध में संघर्ष वैचारिक नहीं बल्कि विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों के बीच होगा। प्रमुख बिंदु में है सभ्यता का महत्व, धर्म, संस्कृति और परंपरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है। प्रमुख सभ्यताएं पश्चिमी इस्लामिक, हिंदू, कन्फ्यूशियस, स्लाव, ऑर्थोडॉक्स इत्यादि। संघर्ष का आधार संस्कृति एवं धार्मिक भिन्नताएं भविष्य के संघर्षों का कारण बन सकती है। आलोचना अनेक विद्वानों ने इसे अतिरंजित और एक पक्षीय सिद्धांत माना है। निष्कर्ष सभ्यताओं का संघर्ष सिद्धांत ने शीत युद्ध के बाद की विश्व राजनीति को समझने का नया दृष्टिकोण दिया। हालांकि इसकी कई आधारों पर आलोचना भी की गई। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। इतिहास का अंत कैसे होगा, इस पर लघु टिप्पणी लिखिए। भूमिका इतिहास का अंत का सिद्धांत
1989 में प्रस्तुत किया गया था। उनके अनुसार शीत युद्ध की समाप्ति के बाद उदार लोकतंत्र और पूंजीवादी मानव शासन व्यवस्था का अंतिम एवं सर्वश्रेष्ठ रूप बन गए हैं। प्रमुख बिंदु है उदार लोकतंत्र की विजय। शीत युद्ध के अंत के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था को व्यापक स्वीकृति मिली। साम्यवाद का पतन। सोवियत संघ के विघटन के साथ साम्यवादी विचारधारा कमजोर हुई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विस्तार, मुक्त बाजार और वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। सिद्धांत की आलोचना। आतंकवाद, क्षेत्रीय संघर्ष और नई वैश्विक चुनौतियों ने इस सिद्धांत का पर प्रश्न उठाए। कई विद्वानों ने माना कि इतिहास का विकास भी अभी भी जारी है। निष्कर्ष। इतिहास का अंत सिद्धांत ने शीत युद्ध के बाद की विश्व राजनीति को समझने का नया दृष्टिकोण दिया, लेकिन बदलती वैश्विक परिस्थितियों के कारण इसकी व्यापक आलोचना भी हुई। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन 11। प्रथम विश्व युद्ध पे लघु टिप्पणी दीजिए। भूमिका। विश्व इतिहास का पहला व्यापक वैश्विक युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह मुख्य रूप से यूरोप में शुरू हुआ, लेकिन इसके विश्व में अनेक देशों में भाग लिया था। प्रमुख बिंदु थे कारण उग्रवाद, उग्र राष्ट्रवादी, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, गुटबंदी, आर्कड्यूज फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। प्रमुख गुट थे त्रिसंधि और मैत्री संधि। परिणाम थे लाखों लोगों की मृत्यु, जर्मनी की पराजय और प्रभाव। इसके प्रभाव थे यूरोप की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति बदल गई। द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। निष्कर्ष। प्रथम विश्व युद्ध ने विश्व राजनीति, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को गहराई से प्रभावित किया तथा आधुनिक विश्व व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तनाव शैथिल्य पे लघु टिप्पणी लिखिए। भूमिका। तनाव शैथिल्य शीत युद्ध के दौरान 1916 और 1917 के दशक में के बीच तनाव कम करने और सहयोग बढ़ाने की नीति थी। प्रमुख बिंदु में हो जाएगा उद्देश्य महाशक्तियों के बीच संघर्ष और परमाणु युद्ध की संभावना को कम करना। प्रमुख पहल थी सॉल्ट जैसी हथियार नियंत्रित संधियां, कूटनीति संबंधों में सुधार। प्रभाव पड़े थे शीत युद्ध का तनाव कुछ समय के लिए कम हुआ और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ा। सीमाएं थी यह नीति अस्थायी नहीं रही। बाद में दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव फिर बढ़ गया। निष्कर्ष। तनाव शैथिल्य ने शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा दिया, विश्व शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर है 13। परमाणु राज्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। परमाणु राज्य वह देश होता है जिसके पास परमाणु हथियार बनाने का, उनका परीक्षण करने तथा आवश्यक पड़ने पर उनको प्रयोग करने की क्षमता होती है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परमाणु शक्ति किसी राष्ट्र की सामरिक क्षमता, सुरक्षा और महत्व आधार मानी जाती है। मुख्य बिंदु में है परमाणु राज्य की अवधारणा। ऐसा राष्ट्र जिसके पास परमाणु हथियार और संबंधित तकनीक उपलब्ध हो। राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रतिरोधो क्षमता को मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। प्रमुख परमाणु राज्य में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया इत्यादि। परमाणु हथियारों का महत्व। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करते हैं, शत्रु देशों को आक्रमण से रोकने में सहायक होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रणनीति प्रभाव डालते हैं। चुनौतियाँ। परमाणु युद्ध का खतरा होता है, हथियारों की होड़ में वृद्धि हो जाती है, विश्व शांति और मानवता के लिए गंभीर जोखिम हो जाता है। निष्कर्ष हुआ कि परमाणु राज्य आधुनिक विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि परमाणु हथियार राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, फिर भी उनका प्रचार विश्व शांति के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। इसलिए परमाणु निरस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है।
अब है सिस्टम थ्योरी पे लघु टिप्पणी लिखिए। भूमिका। सिस्टम थ्योरी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार विश्व राजनीति एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है जिसमें सभी राष्ट्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक राष्ट्र की गतिविधि अन्य राज्यों को भी प्रभावित करती है। प्रमुख बिंदु में हो जाएगा, विश्व एक व्यवस्था है, सभी राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का हिस्सा है, प्रत्येक राज्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पारस्परिक निर्भरता। देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध होते हैं। एक देश की नीति दूसरे देश को प्रभावित करती है। शक्ति संतुलन। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। परिवर्तनशील व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। निष्कर्ष। सिस्टम थ्योरी विश्व राजनीति को एक समग्र व्यवस्था के रूप में समझने में सहायता करती है तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाती है। अब देखेंगे सभ्यताओं का संघर्ष। सभ्यताओं के संघर्ष पर लघु टिप्पणी दीजिए। भूमिका में लिखेंगे, सभ्यताओं का संघर्ष सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। इसके अनुसार शीत युद्ध के बाद विश्व में संघर्ष वैचारिक नहीं बल्कि विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों के बीच होगा। प्रमुख बिंदु थे, सभ्यता का महत्व। धर्म, संस्कृति और परंपरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है। प्रमुख सभ्यताएं हैं पश्चिमी, इस्लामिक, हिंदू, कन्फ्यूशियन, स्लाव, ऑर्थोडॉक्स इत्यादि। संघर्ष का आधार। संस्कृति और धार्मिक भिन्नता भविष्य के संघर्षों का कारण बन सकती है। आलोचना। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.